नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की कृषि की, जो हमारे देश की रीढ़ है, करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देती है। लेकिन इसी कहानी में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक गहरा विरोधाभास भी छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 58%। भारत की आधी से ज्यादा आबादी मतलब 58% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। और अगर हम गांवों की बात करें तो वहां ये आंकड़ा 70% तक पहुंच जाता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे करोड़ों परिवारों की जिंदगी की कहानी है। और यहीं यहीं वो पैराडॉक्स सामने आता है। जो किसान हम सबका पेट भरते हैं, वो खुद गरीबी, कर्ज और कभी-कभी तो भूख के चंगुल में फंसे हुए हैं। सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों है? दिक्कत कहां पर है? तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल जमीन से शुरू करना होगा, लिटरली खेत की मिट्टी से, क्योंकि असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो पहली और शायद सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है इनएडिक्वेट क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल चक्र का सही से पालन न होना। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ लंबे समय से एक ही जमीन पर बार बार एक ही तरह की फसलें, खासकर चावल और गेहूं, उगाई जा रही हैं, और ये चीज जमीन को धीरे धीरे खोखला कर रही है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए अगर रोज एक ही तरह का खाना खाया जाए तो क्या होगा? शरीर कमजोर पड़ जाएगा, है ना? मिट्टी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी के सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अनाज के बाद दालें लगाएं, तो दालें एक तरह से मिट्टी के लिए टॉनिक का काम करती हैं, उसे वापस जिंदा कर देती हैं। अब आती है दूसरी बड़ी चुनौती, जो सीधे मिट्टी की सेहत से ही जुड़ी है। सालों से हम जमीन से फसल तो ले रहे हैं, लेकिन उसे वापस वो पोषण नहीं दे रहे जिसकी उसे जरूरत है। नतीजा, हमारी जमीनें अब थक चुकी हैं और उनकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई है। देखिए, ये लाइन इससे कितने अच्छे से समझाती है। खाद और उर्वरक मिट्टी के लिए वही हैं जो हमारे शरीर के लिए एक हेल्दी डाइट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहीं एक पेंच है। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर बहुत ही इम्बैलेंस तरीके से। इससे शॉर्ट टर्म में पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है और पर्यावरण का नुकसान होता है वो अलग। अब आते हैं एक और बहुत ही बुनियादी चीज पर, बीज। फसल कैसी होगी ये तो बीज ही तय करता है ना? लेकिन सोचिए, अच्छी क्वालिटी के बीज तक पहुंचना ही आज भी हमारे देश के कई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। समस्या यह है कि अच्छी क्वालिटी वाले बीज महंगे आते हैं, और इसीलिए जो छोटे किसान हैं वो इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उन्हें कमजोर बीजों से ही काम चलाना पड़ता है, और फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें वो पैदावार मिल ही नहीं पाती जिसके वो हकदार हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने भी कोशिशें की हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, जिसे हम एनएससीबी कहते हैं, ऐसे ही संस्थान बनाए गए हैं। इनका मुख्य काम यही है कि अच्छी क्वालिटी के बीजों को तैयार किया जाए और उन्हें किसानों तक पहुंचाया जाए। तो ये तो हुई जमीन और फसल की बात, लेकिन अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस जमीन पर अपना खून पसीना बहाते हैं, हमारे खेतीहर मजदूर, क्योंकि उनकी अपनी चुनौतियां हैं और वो भी बहुत गंभीर हैं। इनकी तीन सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। पहली तो है कम मजदूरी। जो पैसे मिलते हैं वो बढ़ती महंगाई के हिसाब से बहुत कम पड़ते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि खेती का काम तो सीजनल होता है। जब फसल कटेगी या लगेगी तभी काम मिलेगा, बाकी साल क्या करें। और तीसरी चीज है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम मिलता भी है तो बस कुछ दिनों का, जिससे घर चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब इन दिक्कतों से निपटने के लिए भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे एक तो मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी तय की गई, दूसरा भूमिहीन मजदूरों को जमीन देने की कोशिशें हुईं, और तीसरा MGNREGA जैसी स्कीम्स लाई गईं ताकि उन्हें साल भर कुछ न कुछ रोजगार मिलता रहे। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसान ने इन सब मुश्किलों के बाद भी फसल उगा ली, काट भी ली, पर क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, असल चुनौती तो अब शुरू होती है, फसल को बाजार तक पहुंचाने और उसे बेचने की। पहली चुनौती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का केओटिक होना। मतलब गांव में जो कृषि बाजार हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं। किसान के पास कोई सीधा ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है अपनी उपज बेचने का, और ये चीज उसे बहुत ही वल्नरेबल, मतलब एक कमजोर स्थिति में डाल देती है। तो होता क्या है, किसान अपनी फसल सीधे बड़े बाजार में नहीं ले जा पाता।
उसे मजबूरन बिचौलियों या लोकल ट्रेडर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये बिचौलिए अक्सर किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी फसल औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं। नतीजा, मेहनत किसान की और मलाई कोई और खा जाता है। अब आती है एक और चौंकाने वाली सच्चाई, जिसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसका मतलब है फसल कटने के बाद और बाजार पहुंचने से पहले ही उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है, कुछ मामलों में तो ये 80% तक हो सकता है। 80%। सोचकर देखिए, किसान की पूरी मेहनत का इतना बड़ा हिस्सा बर्बाद। ये सिर्फ किसान का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। तो सवाल उठता है कि इतनी बर्बादी होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा गुनहगार है सही स्टोरेज सुविधाओं की कमी। आज भी हमारे देश में 50 से 60% अनाज पुराने पारंपरिक तरीकों से रखा जाता है, और इन तरीकों से उसे नमी, कीड़े और चूहों से बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सारी चुनौतियों को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि भारतीय कृषि का भविष्य आखिर है क्या? हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है, उसके हिसाब से आगे बढ़ने के दो बड़े रास्ते दिखाई देते हैं। अगर इन सारी समस्याओं की जड़ देखें तो दो चीजें निकल कर आती हैं। एक है नॉलेज गैप, यानी किसानों तक सही जानकारी और तकनीक का न पहुंचना, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, मतलब ट्रांसपोर्ट, मार्केट और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं की भारी कमी। तो भविष्य के लिए दो रास्ते कौन से हैं? पहला है कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां खेती में उतरें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएं। इससे पैदावार बढ़ने की उम्मीद तो है, पर एक डर ये भी है कि अगर किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत कानून नहीं हुए तो छोटे किसान शायद इस दौड़ में पीछे रह जाएं। दूसरा रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती का। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री है, लेकिन इसकी शुरुआती लागत ज़्यादा होती है और शायद पैदावार भी उतनी तेज़ी से ना बढ़े। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। और यहीं हम एक बड़े सवाल पे आके रुक जाते हैं। इन दोनों में से कौन सा रास्ता भारत के किसानों और हमारे देश के फ्यूचर फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे सही साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।